हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल अनअकैडमी आरपीएससी लाइव। एक बार फिर से आप सभी का आज के शो में स्वागत है और टॉपर्स टॉक की आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए कैंडिडेट जो कि फर्स्ट ग्रेड टॉप रैंक्स में शामिल हैं और इनका परिचय हम इन्हीं से सुनते हैं। मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि दो एग्जाम्स में चयनित है सर और दोनों के लिए हमारे उनसे गाइडेंस लेने वाले हैं। और चलिए तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं सर कन्हैया खन्ना जी से। सर आप छोटा सा एक परिचय दे दीजिए तो हमारे स्टूडेंट्स जान सकें। हाँ जी, मैं कन्हैया खन्ना और मैं आजकल फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो राम सिंहपुर है 61 GB वहाँ पे जो आए हैं वो दे रहा हूँ और 3 साल हो गए मुझे फर्स्ट ग्रेड मैं जो हूँ। उससे पहले रैंक 6 मेरी थी थर्ड ग्रेड एग्जाम में लेवल 2 में डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से और रिटन एग्जाम में मैंने टॉप किया था। में 82% मार्क्स थे मेरे रिटन एग्जाम। बहुत ही बढ़िया सर, काफी अच्छी रैंक्स और काफी अच्छी परसेंटेज जो है आपने ली। सर हम जानना चाहेंगे आपने तैयारी शुरू कैसे की, क्या जो मोटिवेशन था या क्या आपने तरीका अपनाया, किस तरह से ये शुरुआत हुई आपकी इस सेक्टर की? मैम शुरुआत 12th करने के बाद जब हम अपनी फील्ड में आए तो देखा कि कुछ भी करने के लिए ज्यादा आसान नहीं। तो हमारी जो सिचुएशंस थी और जो आसपास का एटमॉस्फेयर था उसने काफी मोटिवेट किया। उसके बाद हमें हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे सर हैं श्री प्रवीण जी भाटिया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद लगातार उनकी ही जो गाइडेंस थी, सानिध्य था, उसमें हमने तैयारी की, मेहनत करने की कोशिश की और फर्स्ट ईयर से ही जब से ग्रेजुएशन में थे काफी एग्जाम्स पास किए, किसी के फिजिकल देने भी गए काफी कांस्टेबल से लेकर, और उसके अलावा भी काफी एसआई का एग्जाम भी था, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भी दिया, उसमें भी फिजिकल दे के आए। तो इस तरह से फिर फाइनली बीएड की और उसके बाद इसमें आने का मौका मिला और लगातार तैयारी करते गए जब तक कोशिश रही कि अच्छे से परफॉर्मेंस दी जाए और हर बार खुद को सुधारने की कोशिश के साथ आगे बढ़ते गए और करते गए और यही जो है वो लगातार चलता रहा। आज भी चल रहा है, आज भी वही कोशिशें जारी में ही कैरी ऑन कर रहे हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया। सर लंबा जब सफर होता है तो बीच में बहुत बार हमें असफलताएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कई बार हम निराश हो जाते हैं और गिव अप करने के उस मोमेंट तक आ जाते हैं। तो सर इस पोजीशन में क्या किया जाना चाहिए जब असफलताओं से हमें टकराना पड़े? असफलताएं मेरी लाइफ में भी काफी रही, आरएएस के एग्जाम में भी और भी कुछ एग्जाम्स रहे, खासकर आरएएस में, बाकी सभी तो चलो अच्छा ही रहा। तो असफलताएं रही, मोटिवेट करने के लिए अपने आसपास की कंडीशंस थी, माँ बाप थे तो, और सभी लोगों ने मोटिवेट किया और दूसरे लोगों को देख के ज्यादा इन चीजों को नहीं सोचा कि दूसरों जैसा बनना है। हम जो थे उसमें रहने के प्रयास और बहुत हेल्प भी मिली, तो काफी है वो इसमें अच्छा परफॉर्म किया, दूसरी तरफ नहीं दे अपने आप को मोटिवेट होने नहीं दिया, खासकर इस चीज के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट था और कोशिश थी कि अच्छा करें, हर बार अच्छा करें। तो कभी भी ये परिस्थितियां नहीं आई भी तो फिर काफी लोग थे, घर वालों ने खूब मोटिवेट किया, फ्रेंड्स ने खूब मोटिवेट किया, तो काफी फायदा रहा उस चीज का। जी सर, तो मित्रों जैसा कि आपने सुना, अगर असफलताएं आती भी हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, बिकॉज हर बार अपना बेस्ट देने की आपको कोशिश करनी है। असफलता का मतलब ये नहीं है कि दौड़ खत्म हो चुकी है, बात यह है कि और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ दौड़ना शुरू करना है वापस से। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और एक चीज ये रहती है कि इतने लंबे जो अध्ययन में जो पीरियड हमारा रहता है उसमें बहुत बार हम अपने टारगेट से भटकने लगते हैं, तो भूल जाते हैं कि एक्चुअल टारगेट क्या था। बहुत सारी चीजों में हम हाथ पैर चलाने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप हम अपने टारगेट के लिए जब पूरी तरह से डिवोटेड हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिनमें हम ऑटोमेटिकली पास करते हैं। कि मैं खुद ऐसा किया, पर्टिकुलर मैंने कभी तैयारी नहीं किया, मैं उसको करना चाह रहा था, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा था, हिस्ट्री था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरा अच्छी रैंक पे हो गया, में मुझे पोस्टिंग भी मिल गई। और एक चीज और जो पहले सीख ली थी वो ये कि कंपटीशन एग्जाम में आने से पहले या जब मैं
शुरू की तो मैंने एक चीज नोटिस की कि इसका एक ही फॉर्मूला है कि कंपटीशन एग्जाम को पास किया जाए। और इस लंबे दौर में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो कि आप मैदान में टिके रहो, और जो मैदान में टिका रहेगा वो जीत जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ पाते हैं। हो सकता है कोई टॉपर है वो 10 घंटे पढ़ता हो, तो आपकी अगर कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप 12 घंटे पढ़ लीजिए। तो मुझे हर बार ये चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी कि इस लंबे टेन्योर में, इस पूरे पीरियड में मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि अगर वो 10 घंटे पढ़ते हैं तो मैं 12 पढ़ूंगा, अगर वो 12 पढ़ते हैं तो मैं 15 पढ़ूंगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे करना था बस। और यही मेरा मोटिवेशन था, यही लंबे दौर की सबसे बड़ी चीज रही कि मैं हर बार खुद को अच्छे से सुधारता गया। बहुत ही बढ़िया बात सर आपने कही कि अगर आपको लगता है कि शायद हम सामने वाले से कमजोर हैं तो हम उससे ज्यादा प्रयास करें। ये नहीं सोचे कि हथियार डालने का समय आ गया, मैदान छोड़ने का समय आ गया। बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी भी है, बिकॉज आजकल क्या है कि आरपीएससी के एग्जाम्स हम जानते हैं टेंडेंसी भी ऐसी है कि एक लंबा दौर जो है काफी चलता ही रहता है, और उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखते हैं और समाज के ताने भी मिलते हैं तो उस प्रोसेस में हथियार जल्दी छूट जाते हैं। बट ये काफी अच्छी बात है कि हमको मैदान छोड़ना नहीं है। सर जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, आपने सिलेक्शन के बाद जो इतना लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस, उसकी कुछ बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप, अगर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरा सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि कम से कम हर टाइम ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे जुड़े रहते हैं, बहुत बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, वो हमें नोटिस करते हैं, वो देखते हैं। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो उनका जो हमारे साथ डेडिकेशन है, जो हमारे साथ उनको जुड़े हुए हैं, कनेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हम कुछ कर रहे हैं, बच्चों को कुछ बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और बच्चों को भी यही चीज हर बार कहते हैं कि कम से कम एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप करने आए थे, आपका टारगेट क्या था, और आपको मोटिवेशन जो है वो लगातार बढ़ाए रखना है। तो बच्चों को भी इस चीज के लिए डीमोटिवेट होने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि एक पीरियड बहुत लंबा चलेगा। जैसा आप कह रहे थे, ताने मिलेंगे, समाज सब कुछ बोलेगा, लेकिन एक चीज ये भी रहती है कि समाज आपकी सफलता को ही देखेगा, असफलताओं को समाज नहीं देखता। फिर एक सफलता सारे जो है पिछले सभी बातों को भुला देती है, बस एक सफलता जरूरी है उसके लिए। तो एक छोटा सा प्रयास करते ही सफलता हमें मिल जाएगी, और प्रयास लगातार जारी रखना बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत ही बढ़िया बात सर, कि एक तरह से हम खुद एक मोटिवेशन बन जाते हैं इतने सारे लोगों के लिए जिनके हमें कुछ सपने हैं, और वो हमें देखकर ये सोचते हैं कि अगर हम इतना ही कर लें तो बहुत अच्छी एक पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो सर इसी पर बात करें कि स्टूडेंट्स को तैयारी जो है लेक्चरर पोस्ट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, कैसे जो है एक आगाज लेना चाहिए तैयारी का? बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही अब बीएड या फिर आप जो भी थोड़ा बहुत आपका जो चलता है, अगर आपका टारगेट है, आप जाना चाहते हो थर्ड ग्रेड में या फर्स्ट में, इवन फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन आज के दौर का सबसे टफ कंपटीशन में से एक माना जाता है। सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से बच्चे गेन करते हैं, रखते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो ये कि तैयारी करते टाइम सभी लोग मुश्किल चीजों को पहले पकड़ते हैं। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर हम आसान चीजें सही करें, एवरेज करने की कोशिश करें, तो सिलेक्शन इजीली जो है वो हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही रहती है कि जो बेसिक चीजें हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। जबकि हम दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर, दूसरी चीजों पे बहुत ज्यादा जाते हैं, वो नहीं। जैसे सब्जेक्ट है तो उसका बेसिक है, बेसिक राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स हैं, या एनसीईआरटी है, आपका चैनल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को मैनेज करवाता है, तो वो सब करना चाहिए। और इधर उधर भटकने की बजाय बेसिक बुक्स जो है, ऑथेंटिक बुक्स जो है, उनसे करना चाहिए। आपका चैनल भी काफी इस मामले में गाइड करता है, आप लोग काफी अच्छे से बता भी रहे हो। बस वही सब चीजों को फोकस करके करें तो मुझे लगता है इजीली सब कंप्लीट हो जाता है। और सिलेबस पे फोकस करना, मेन चीज तो यही है। जी सर, डेफिनेटली सर, आपने चैनल की बात की तो मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी कि अगर आपकी तैयारी के समय अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते तो आपको क्या लगता है कितनी सहूलियत हो पाती आपको? बहुत बहुत इस चीज का बड़ा बेनिफिट मिलता, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास कभी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम जो है वो छोटी सिटीज में रहते हैं, या हमें तब हम कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ देख नहीं सकते थे। तो उस दौरान अगर ये सब चीजें होती तो बड़ा अच्छा रहता। और मुझे ये भी लगा
कि अनअकैडमी का इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त था। आज जब कोरोना है तो हमें ये बात पता लगी कि कितना वेटेज है इस चीज का, और एक मतलब जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी, आपके चैनल ने शुरुआत की, काफी चेंज किया। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, उन गरीब बच्चों के लिए, मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि हम गाँव में रहते हैं, फैसिलिटीज नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने मेरे एक स्टूडेंट से बात की तो वो कहता सर मेरे घर पे नेटवर्क नहीं, मैं खेत में बैठ के पढ़ता हूँ। तो मतलब उनकी जो दुआएं हैं, उनका उनका जो लाइफ जो सक्सेस हो रही है, उसको उसकी कंपैरिजन ही नहीं है ना, उसका तो आप कह ही नहीं सकते कुछ कि कितना उनको फायदा हो रहा है। बहुत ज्यादा इस चीज का बेनिफिट रहा। हम लोग थोड़ा सा लेट आए, हमने बहुत ज्यादा चीजों को पहले से ही, हमारे पास कुछ छटके नहीं आता था तो बहुत चीजें पहले ढूंढी, फिर हमें कुछ मिला। पहले मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी प्रोत्साहित बात कही हम सभी टीम मेंबर्स के लिए भी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि पहुंच जो है कहाँ तक बन रही है उस चीज की, और जो हमारा टारगेट है एक एक सपने को पूरा करना, वो कहीं ना कहीं हम अचीव करता हुआ दिख रहे हैं अपने आप को। जी सर, आपने जैसे बात कही कि छोटी सी सिटी में जो चीजों की उपलब्धता की अगर हम बात करें, तो सर आपने भी एक छोटी सी सिटी से निकलकर ही वहीं से जो आपने तैयारी की, तो क्या कभी आपके दिमाग में आया कि कहीं बाहर जाना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, या कहीं बड़ी सिटीज में जाकर तैयारी करनी चाहिए? आपने सिटी में रहने का ही निर्णय लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो सिचुएशंस और कंडीशन, खासकर इकोनॉमिक कंडीशन। हाँ, मन बहुत बार किया, लेकिन एक चीज और भी रही है, मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। मैं कम एज में जैसे लग गया, थर्ड ग्रेड 2015 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो लगभग मैं 23 साल का या 23.5 साल का था। उस दौरान ये रहा कि अब नौकरी के साथ फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं। अगर उस दौरान ऐसा होता कि हमें भी जो है वो इस तरह से चैनल्स मिलते और हम उसको उस पे फॉलो करते, उन चीजों को देखते, तो हमें बाहर जाना भी नहीं पड़ता, तो हम वहीं बैठ के कर सकते थे। लेकिन जॉब के साथ तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमें सब चीजें देखनी पड़ती हैं, तो फिर बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरा, जब आपकी जॉब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो, बच्चों के लिए आप इतना रिस्पॉन्सिबल हो और रिजल्ट के लिए आप इतना रिस्पॉन्सिबल हो, तो खुद को बुरा लगता था कि हम बच्चों के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं करें। क्योंकि आप भी टीचिंग प्रोफेशन में हो, आपको पता है कि अगर हम ऐसा करते तो हमें बुरा लगता है कि हमने बच्चों के साथ गलत किया। तो वो जो चीज थी उसने मुझे नहीं जाने दिया। हालांकि सोचा बहुत बार, कोशिश भी की, पर मैं जा नहीं पाया कभी। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। तो सर एक जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत बार सवाल आते हैं कि भाई जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम स्ट्रेटजी है, वो किस तरह की रखनी चाहिए उनको, ताकि क्योंकि वैकेंसीज आना एक संभावित जो चीज है, भविष्य भावी है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इस चीज का कुछ हमें पता नहीं होता है। तो उस संदर्भ में कि हम इतने लंबे समय तक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, क्योंकि जब मालूम ही नहीं है एग्जाम कब होगा, तो किस प्रकार से उसकी ओर बढ़ना। अगर आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी के लिए तो सीधा सा एक ही तरीका है कि आरपीएससी में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कोई पेपर की अगर वैकेंसी आई है वो पेपर हो जाएगा। ये हम इतने सालों में मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि आरपीएससी का कुछ शेड्यूल रहता है, कुछ कोर्ट केसेस और बहुत सारा कुछ ऐसा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि आरपीएससी में फिर भी वैकेंसी आती है और फेयर रहता है काम। तो इसलिए जो पहले वैकेंसी सामने आती है उसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपका टारगेट लंबा है, आप सरवाइव कर सकते हो, प्रेशर से भी बच जाओगे, तो फिर आप जो आपके सामने है पेपर, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड का एक एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज की डिमांड करता है। तो वो आपको जो डिमांड है वो पूरी करने में ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जब आपका टारगेट है तो आप अपना सब्जेक्ट बीए लेवल से मैनेज करना, प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और बीए से जब आप उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, मैनेज करना शुरू करेंगे, तो एटलीस्ट आप अपने टारगेट तक आते आते अपने सब्जेक्ट्स को बहुत मजबूत बना लेंगे। और यही जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। कॉलेज में भी आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प भी करेगा, क्योंकि कॉलेज में हम टाइम खराब ज्यादा करते हैं, कई बार पढ़ भी कम पाते हैं। तो कॉलेज में उस चीज का हमें बेनिफिट उठाना है, और फिर उसके बाद बीएड तक आप अपने आते आते अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में मजबूत कर लें, तो वो हमें हेल्प करेगा। जी सर। तो सर कुछ मैसेज जो आप हमारे लर्नर्स को देना चाहें, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, चाहे आरएस के हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के जो अभ्यर्थी हैं,
तक आप कुछ मैसेज पहुंचा सके आपका। आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप लगे रहें। और उन लोगों के लिए जो इस चीज को फॉलो कर, उन्हें अपने सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, जो मैंने शुरुआत में कह दी कि जो टिका रहेगा जीतेगा तो वही, और यहाँ पे टिका रहना जरूरी है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि हर टाइम इस जुनून से काम करना है कि हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हारने वालों को दुनिया याद तो रखती है लेकिन अलग तरीके से, तो और जीत वालों को दूसरे तरीके से। तो जीतना जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि डिवोटेड हो जाओ, अपना काम करो और मेहनत करो, और सब चीजों को छोड़ के, जैसा कि आजकल चल रहा है ऑन सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ, इन सब चीजों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप लग जाओगे, आप कुछ बन जाओगे, आप कितना भी करिए आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। लेकिन जब तक आप नहीं लगते तो फिर सब चीजें जो है वो वेस्ट हो जाएंगी, आप डिमोरलाइज भी हो जाओगे और आपको लगेगा कि आपका जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया। तो खुद को मोटिवेट रखो और रेगुलर जो है वो काम करते रहो और पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाओ, जैसे भी आपको होता है बोल के पढ़ो, सो के पढ़ो, जैसे जचता है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। जी सर, बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे लर्नर्स के लिए। जैसा कि आपने देखा लर्नर्स, बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें और टिप्स एंड ट्रिक्स सर ने हमको आज बताई कि आपको मैदान से भागना नहीं है, आप मैदान में रहे झंडा गाड़ के जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग बहुत सारी जो मेहनत है वो करते रहिए, और अपने शौक जो है जितने भी हैं, हो सके तो उनको एक बार के लिए स्थगित कर दीजिए, ताकि आप टोटली फोकस होकर अपने टारगेट पे काम कर सकें। तो बहुत सारे अच्छे मैसेजेस जो है आज हमको मिले, एंड डेफिनेटली सेशन जो है हमारे लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप काम करते रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू सर। तो बिल्कुल नजर, आपके अगर और कोई भी सवाल बाकी रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने अभ्यर्थी हैं सभी तक ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और सभी इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।